चलिए ध्यान दीजिए, आज आप लोग का तीसरा लेसन। कौन सा लेसन है बताओ? तीसरा लेसन है। पहला लेसन में हम लोग देखे किसके बारे में? पहला लेसन में हम लोगों ने देखा, ठीक है, कोर्सेज के बारे में देखा। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ से। कहां से बताओ? कूलम्ब्स लॉ से। पढ़ाई किया कीजिए घर पे। तो लास्ट टाइम हम आप लोग को बताए थे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो पहला बताए थे कि मैग्नीट्यूड जो होगा कूलम्ब लॉ का, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द बोथ पार्टिकल। दो पार्टिकल है मान लीजिए, एक आपका Q1 है और एक आपका Q2 है। दो पार्टिकल्स है और दोनों के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस लेट सपोज कर लीजिए r दूरी पे, और ये इसका लाइन जॉइनिंग है। क्या इसका बताओ? लाइन जॉइनिंग है। क्या ये? तो फोर्स जो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर लगेगा और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस तरफ लगेगा। तो पहली चीज, फोर्स जो लग रहा है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये बात लिखवा दिए थे आपको। तो पहला पॉइंट लिखता है कि दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि पहली बात कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये दोनों चीजें आपकी बराबर होंगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर मान लो कि फोर्स तुम्हारा 5 कूलम का ये वाला लग रहा है इस पे, तो इस पे भी लगेगा 5 ही कूलम का। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये दोनों चीज क्या होगा बताओ? बराबर होगा। क्या होगा बताओ? बराबर होगा। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट। देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन क्या बताओ? अपोजिट है। एक अगर इस तरफ लग रहा है तो दूसरा इस तरफ। अगर मान लो इधर को तुम पॉजिटिव मान लेते हो तो इधर को आप क्या बोलोगे बताओ? नेगेटिव बोलोगे। इधर को क्या बोलोगे? नेगेटिव बोलोगे। अगर आप दूसरा इस तरह से बताएं कि फोर्स ऑन 2 1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 1 2, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यानी कि दूसरे पे पहला वाला क्या करना? फोर्स लगा, और पहले पे दूसरा वाला फोर्स लगाना। दोनों का दिशा क्या बताओ? अपोजिट है, एक दूसरे के उलट है पूरा। समझ में आ रहा था बात? ये सब सीखे थे। उसके बाद हम बताए थे कि फोर्स कभी ऐसे और ऐसे नहीं लग सकता, ये लॉ है, ठीक है ना। तो इसको आप तोड़ नहीं सकते। अभी कूलम्ब कहता है फिर कि यहाँ पे, ये तो बता दिया, अब यहाँ पे फोर्स होगा कितना? तो यहाँ पे यही बात समझा रहे आपको हम कि जो फोर्स होगा, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है KQ1 Q2 by r², ठीक है। ये एज इट जैसे कि आप ग्रेविटी पढ़ते हैं F बराबर G m1 m2 by r²। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है आपका, ये G पर डिपेंड करता है ग्रेविटी वाले में। G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं G को? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और K को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट कांस्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में ये कांस्टेंट आता है। K हर जगह पे चेंज करता है। स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस चैप्टर में क्या होगा बताओ? इसमें क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैट कांस्टेंट है। और भी कहीं पे भी K आ सकता है, तो उसका हर चैप्टर में अपना अपना नाम है उसका। तो रट्टा मारना नहीं है, इसको समझ समझ के पढ़ना है। K को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, K जो होता है वो बराबर होता है 1/4πε0 के। K किसके बराबर होता है? 1/4πε0 के। ये सब बातें याद रखनी है, बिहार बोर्ड में एकदम अच्छे से पूछता है, सब चीज को याद रखिएगा। उसके बाद हम बता रहे हैं K का वैल्यू जो आएगा सॉल्व करके, वो होता है 9 × 10 का पावर 9। 9 × 10 का पावर कितना बताओ? 9। अब इसका यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट कैसे लिखेंगे। अक्सर एग्जाम में यूनिट आता है और यूनिट ही आप लोग को नहीं समझ में आता है कि कैसे निकालें हम उसको। तो इसलिए यूनिट पर भी आप ज्यादा ध्यान देंगे, ये बात समझते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हम K का यूनिट निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस तरफ आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फोर्स है और r² ऊपर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा। ये डिवाइड में है तो कहां चला जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई में। डिवाइड में तो कहां जाएगा? और ये दोनों Q1 Q2 कहां चला जाएगा बताओ? नीचे। Q1 और Q2 बराबर क्या बचेगा इधर बताओ? K बचेगा। अब बताइए सभी बच्चे कि फोर्स का SI मात्रक क्या होता है? 11th क्लास पढ़ के आए ना। फोर्स का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और R क्या? दूरी है। दूरी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। तो 2 स्क्वायर लगा हुआ था, क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यहां कहेंगे मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 मतलब क्या? चार्ज है। चार्ज का SI मात्रक क्या होता है? पहला क्लास में बताएं, चार्ज का SI मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? आप लोग भी पढ़िए घर पे, कुछ बच्चे पढ़ रहे बस, किसी बच्चे का आवाज आ रहा बस। तो बताइए कूलम और कूलम, 2 बार कूलम है। बीच में क्या बताओ? मल्टीप्लाई है। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है।
मतलब कूलम का क्या होगा स्क्वायर, के का यूनिट निकल गया मेरा ये। इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे सर, तो समझिएगा। आप पढ़े क्लास 11th में कि फोर्स बराबर मास इनटू क्या होता है बताओ, एक्सीलरेशन। तो मास का क्या होता है बताओ, केजी, और एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम न्यूटन के जगह पे किसको लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर साथ में क्या बताओ मीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या बताओ कूलम स्क्वायर बराबर क्या होगा के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे से केजी मीटर और मीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ के हो जाएगा। अब इसको और भी तोड़ सकते हैं, बात सुनना, डायमेंशन तक लेके जा रहे हैं तुमको। इसको क्या कर सकते हो आगे इधर लेके जाए अगर हम, तो लिखेंगे, याद करिए कूलम को हम लास्ट टाइम में क्या लिखाए थे, एम्पियर इनटू सेकंड। अगर क्लास छोड़ दे पिछला क्लास आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू सवाल कि कूलम को हम आज भी बता दे रहे हैं कि क्यू बराबर क्या होता है बताओ आई टी। कूलम का मतलब चार्ज का मतलब कूलम, आई मतलब करंट का मतलब एम्पियर, और टाइम है ये, टाइम का मतलब होता है सेकंड। तो कूलम को हम लिख सकते हैं एम्पियर इनटू क्या बताओ सेकंड। कूलम को हम क्या लिख सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड। तो हम यहां बोलेंगे सर, आप बोले बताइए कि केजी मीटर क्यूब, केजी बोलो साथ में मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इनटू कूलम के स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ ए स्क्वायर और एच स्क्वायर। ए का मतलब क्या हुआ एम्पियर का स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे ए का स्क्वायर इनटू सेकंड का स्क्वायर। तो फाइनली बचेगा जो आपका यहाँ पे लास्ट लाइन है ये, केजी मीटर क्यूब बाई सेकंड का पावर कितना हो जाएगा बताओ 4, और एम्पियर क्या होगा बताओ स्क्वायर बराबर क्या होगा के। ये क्या हो गया बताओ, इसका के निकल गया, के का एसआई यूनिट है ये सब। तो बेसिकली आप सीधा सीधी ये भी बोल सकते हैं के यहाँ पे 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अगर पूछ दे डायमेंशन ऑफ के, क्या पूछ दे बताओ, डायमेंशन ऑफ के क्या पूछ दे बेटा, के का डायमेंशन क्या है। डायमेंशन जैसे मास के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एम, क्या इस्तेमाल करते हैं बोलो, टाइम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं कैपिटल टी, है ना। उसके बाद लेंथ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एल। तो ये सब बातें याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, लिख सकते हैं आप लोग भी। मास के लिए इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एम, टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या बताओ कैपिटल टी, लेंथ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बताओ कैपिटल एल, और करंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं एम्पियर ए, क्या इस्तेमाल करते हैं ए इस्तेमाल करते हैं, और टाइम के लिए टी इस्तेमाल करते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे कि डायमेंशन लिखना था, बताइए यहाँ पे केजी क्या है, मास है या कुछ और है। केजी का मतलब क्या हुआ मास, केजी का मतलब क्या हुआ कितना केजी, एक पीस है या दो पीस है, एक ही है ना। क्या इसके पावर में स्क्वायर वगैरह लगा हुआ है, नहीं ना लगा हुआ है। तो क्या बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे एम, क्या बोलेंगे कैपिटल एम, इसको ब्रैकेट में लिखना है। मीटर क्यूब है, मीटर क्या है लेंथ है या टाइम है, लेंथ है। तो लेंथ के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बताओ कैपिटल एल, कैसा है, यहाँ लिखेंगे एल, कितना एल है बताओ 3 एल है। और नीचे का चीज ऊपर आएगा तो पावर क्या होता है माइनस हो जाता है, ये सब 9th की बात है। और अभी भी आप बोल दिए एक बार कि सेकंड पे पावर कितना मतलब 4, सेकंड का मतलब क्या हुआ टाइम। तो टाइम पे पावर क्या लिखेंगे बताओ +4, नीचे में लिखाएगा लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4, और एम्पियर का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या बोलेंगे a -2, a -2। ये इसका डायमेंशन है, किसका बताओ k का, किसका k का, ये डायमेंशन है। तो आपसे सवाल एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि k का डायमेंशन क्या होता है और k का वैल्यू क्या होता है, k का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इस तरीके का सवाल बनता है, ठीक है ना। अभी जैसे ये लोग एग्जाम दे देंगे तो उसके बाद इन लोग का जो गेस्ट पेपर उसमें से दिखाएंगे किस तरीके का सवाल सब आता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनते रहिए इसको, के हो गया ये। अब यहाँ पे एक और चीज आप देख रहे हो सर, ये चीज क्या है एप्सिलॉन, इसको पढ़ते क्या बताओ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अगर ये ए पढ़ते हो तो इसको पढ़ोगे ए नॉट, क्या पढ़ोगे इसको ए नॉट पढ़ोगे। तो एप्सिलॉन है, नीचे में छोटा सा गोला लगा देंगे तो उसको नॉट पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या बोलेंगे इसको। तो ये जो आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, तो इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, क्या बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ क्या बताओ फ्री स्पेस। कैसे समझेंगे उसको, समझिए। मान लो कि लाइट है, किसी चीज में से लाइट अगर पास कर रहा है तो लाइट का स्पीड हवा में कितना बताओ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में लाइट इतने स्पीड से क्या हो रहा है बताओ आ रहा है। लेकिन अगर मान लो आगे में पानी अगर आ गया तो लाइट का स्पीड कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मान लो आगे में डायमंड आ गया या शीशा आ गया तो लाइट का स्पीड हमेशा क्या होगा कम हो जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं कहीं पे भी, क्योंकि लाइट का स्पीड क्या होता है सीमित है।
वो स्पीड जो है लाइट का स्पीड एक क्या बताओ लिमिटेशन है, बाउंड्री है एक तरीके का। तो किसी मीडियम में जाने से कितने फैक्टर से लाइट का स्पीड क्या हुआ, कम हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 10th क्लास में पढ़े आप लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है किसी मीडियम में जाने से लाइट कितना फैक्टर से कम हो गया, 2 गुना कम हुआ, 1.5 गुना कम हुआ, 4 गुना कम हो गया, कितना कम हुआ। जैसे डायमंड में सबसे ज्यादा होता है 2.42, कितना होता है 2.42 टाइम्स कम कर देता है, 2.2 गुना लगभग कम कर देता लाइट के स्पीड को। कब, जब डायमंड में इंटर करता तो। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मान लो हवा में जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन अगर किसी और के अंदर से अगर जाएगा तो कुछ टाइम से वो क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। या समझो ऐसे फोर्स कि अगर मान लो कि वैक्यूम में अगर 2 चार्ज को रखो तो फोर्स लग रहा है कुछ, ठीक है ना, लेकिन वही दोनों चार्ज को अगर तुम पानी में रख दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना कम हो गया वही हमको बताता है, कौन बताओ, एप्सिलॉन नॉट। कौन बताता है, एप्सिलॉन नॉट, कि कितना फोर्स कम हो गया। इस चीज को हम दिखाएंगे पूरा अच्छे से। अभी समझना है कि एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ। जैसे आपने पाई का वैल्यू याद करा है उसी तरह इन लोग का भी वैल्यू आपको याद करना है, ठीक है ना। तो जैसे एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 into 10 का पावर -12, 8.85 -12। अब इसका यूनिट की बात करते हैं फिर से। तो बताइए इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है साजिद भाई इधर ध्यान दीजिए। हमको यहाँ पे अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू इतना है। तो अगर सोचो कि ये एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा तो के कहां आ जाएगा बताओ, नीचे आ जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उल्टा हो जाएगा सारा चीज। हम निकाल के दिखा देंगे अभी। तो जो यहाँ लिखा हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है क्या। तो इसका यूनिट के साथ ये पूरा लिख दिया हम, इसका क्या बताओ वैल्यू, मैग्नीट्यूड लिख दिए कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा बताओ, 8.85 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया बताओ, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया। और बात समझ में। उसी तरह के का वैल्यू जो होता है वो होता है 9 × 10 का पावर कितना, 9। क्या हो जाएगा बताओ आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है बताओ, के का वैल्यू। ये याद करना सबको। और बात समझ में। तो अभी तक बस बताए हैं कि ये 2 चार्ज जो है यहाँ पे Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, कितना ताकत लगेगा, कितना खिंचाव या फिर धक्का देगा एक दूसरे को। ये हम कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से कि F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सटेंड करके के के यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बोलोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा, बोलियो के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ऐसे आपको रटना भी थोड़ा फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी बच्चे को। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा, इतना क्लियर है इतना बात, सभी आदमी बताओ। ठीक है, अगर कोई चीज लगे कि लिखना हमको क्लास का छूट गया क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं, हमको समझ में आ रहा, तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, हम साइड भी हो गए पूरा, ठीक है ना, पूरा दिख जाएगा वहां पे। पढ़ाई करा करो घर पे अच्छे से। तो बताओ के का वैल्यू कितना होता है, बताओ के का वैल्यू कितना, 9 × 10 का पावर 9। बोलो सब आदमी, 9 × 10 का पावर 9। और क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बोलो साथ में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू, बोलो 10 का पावर कितना, -12। और क्या होगा यूनिट, कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे 3 कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, 3 कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे 12th में काम आएगा। ठीक है, दोबारा इसको नहीं बताया जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझिएगा बात को। सबसे पहला बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहला जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बच्चों, बोलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। और बात समझ में,
या यूं कह लो कि एनर्जी को हम क्रिएट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नेट एनर्जी को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात? तो कहता है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम शॉर्ट में बोलेंगे COE, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ क्या बताओ? एनर्जी है। समझ में आ रहा आखिर? तो कहेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम क्या बोलेंगे? F है तो फाइनल। ये केस का के का मतलब तो याद रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके होगा बताओ? फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बड़ा, ये क्वेश्चन एक तरीके का, इससे सवाल सब सॉल्व होगा। और बात समझ में? अब कहता है ये तब लगाएंगे अगर 11th याद है तो, नहीं याद है तो अभी बस ध्यान रखना है, जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो क्या होगा बताओ? 0 होगा। कंडीशन है ये, क्या इसका बताओ? कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा बताओ? 0 होगा। ये वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हो गए। आ रहा बात समझ में तुमको सायम अली? तो जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर क्या होगा? 0 होगा, तब हम लगा सकते हैं क्या बताओ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वो कहता है कि इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। यू का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, के का मतलब क्या बताओ? काइनेटिक एनर्जी। क्या क्लियर है बात? अच्छा, अब दूसरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है किसी को? बताओ तो तुम बेटा, बोलो, जो भी जिसको भी याद है बोलो। हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो वो उस पे हंस रहा, शर्म कर रहा, समझाओ इसको, अभी ध्यान दो। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा का नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या नाम है खालिद? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं, दूसरा नाम क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको शॉर्ट में कहेंगे COMM, मोमोज करो। ठीक है, मोमोज खा लो, मोमोज के तरीके से याद कर सकते हो। इसमें क्या था? इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है किसके बताओ? फाइनल मोमेंटम। ये बात याद करना है, इनिशियल मोमेंटम बराबर किसके होगा बताओ? फाइनल मोमेंटम के। यानी कि मोमेंटम को हम किससे दिखाते हैं? किसी कोई बच्चा बताए इधर से? P से दिखाते हैं। दोनों को याद है? चलो इतना तो कम से कम बेसिक क्लियर कर दिए हम, नहीं तो मोमेंटम को P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? P से। यानी कि P इनिशियल मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी याद रखना, और P फाइनल, दोनों क्या होता है बताओ? बराबर होगा। कब अप्लाई करेंगे इसको? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? 0 होगा। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? 0। जब F नेट एक्सटर्नल जो होगा वो आपका क्या होगा बताओ? 0 होगा, तब हम लगाएंगे। ये कंडीशन याद रखना सबने, कब लगाना है कब नहीं लगाना है। इसका कंडीशन है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? 0। नेट फोर्स लग रहा हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन उसके वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होना चाहिए बताओ? 0 होना चाहिए। इसमें क्या कि F नेट ही 0, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो सब का नेट फोर्स क्या हो जाए बताओ? 0 हो जाए। तब जाके हम लगा सकते हैं कि मोमेंटम क्या बताओ? कंजर्व है। इनिशियल मोमेंटम बराबर है किसके बताओ? फाइनल मोमेंटम के। समझ में आ रहा है आपकी? खाली यस सर बोलने से नहीं होता है, बोलो अच्छे से। आ रहा समझ में? मोमेंटम का फॉर्मूला बताएगा कोई बच्चा? क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये याद रखना, ये पार्टिकल के लिए। किसके लिए? पार्टिकल के लिए। किसके लिए मास इनटू वेलोसिटी? पार्टिकल के लिए। सिस्टम के लिए जाओगे तो वो अलग होगा, ठीक है ना? वो सब 11th की बात है। अभी तुम्हारे 12th में बिहार बोर्ड में कुछ नहीं आता था, ये सब याद रखना। तीसरा और आखिरी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तीसरा और आखिरी जो है ये, इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर MOMENT मोमेंटम। इसको शॉर्ट में बोल सकते हो CO, और क्या बोल सकते हो बताओ? AM, एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या कहता? इसमें क्या कहता बताओ? एंगुलर मोमेंटम को हम किससे दिखाते बताओ? L से। किससे दिखाते हैं? L से दिखाते हैं। लीनियर मोमेंटम को हम दिखाते हैं P से। किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को हम किससे दिखाएंगे? P से। और एंगुलर मोमेंटम जब घूमता है कोई चीज, तब की बात है, तो घूमता है तो उसको हम दिखाते हैं L से, और कहेंगे L इनिशियल बराबर होगा किसके? L। यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर है किसके बताओ? फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। और ये कब लगेगा?
जब यहाँ पे नेट टॉर्क एक्सटर्नल जो होगा नेट टॉर्क यहाँ पे 0 होगा। जब दो चीज घूमता है, कोई भी चीज घूमता है ना, टॉर्क आता है। ठीक है, 11th का कॉन्सेप्ट है, कभी हम पढ़ा देंगे, दोबारा होगा तो टॉर्क जो होता है यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हेन टॉर्क नेट टॉर्क एक्सटर्नल जो होगा वो क्या होगा बताओ, 0 होगा। तब हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे 3 बात आप लोगों ने देखा। पहला बात क्या बताओ, कंजर्वेशन ऑफ क्या बताओ, एनर्जी है। ये कहता है मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों एनर्जी क्या होगा बताओ, बराबर होगा। एनर्जी दो ही प्रकार के बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया गया, एक काइनेटिक और एक क्या बताओ, पोटेंशियल। दूसरा इसमें कंडीशन याद रखना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल जितना भी रहेगा फोर्स, वो सब के वजह से वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा बताओ, 0 होगा। दूसरा क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम या लिनियर मोमेंटम कह सकते हो उसको तुम, कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा किसके बताओ, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा किसके, फाइनल मोमेंटम के। और कंडीशन क्या डालना बताओ, एफ नेट एक्सटर्नल क्या होगा बताओ, 0 होगा। तीसरा और आखिरी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को शॉर्ट में लिखे हैं। ये कहता है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। और ये तब लगेगा जब नेट टॉर्क एक्सटर्नल जो सिस्टम पे होगा वो क्या होगा बताओ, 0 होगा। ठीक है ना। अब सिस्टम क्या होता है वो सब अभी नहीं, अब आगे सुनोगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है सुपर पोजिशन लॉ ऑफ चार्जेस। ठीक है, इतना दूर में लिख सकते हो। ये 3 कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। और सुबह सुबह नोट्स बनाया करो, क्योंकि रात भर में वीडियो अपलोड हो जाता है, ताकि वीडियो की हेल्प से भी तुम लोग अच्छे से नोट्स बना सकते हो। भेज भी देंगे इसको। आप सुनिएगा ध्यान से, सुपर पोजिशन लॉ ऑफ चार्जेस अगला टॉपिक है। सुपर पोजिशन लॉ ऑफ चार्जेस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सुपर पोजिशन लॉ ऑफ चार्जेस। सुपर पोजिशन लॉ ऑफ चार्जेस क्या कहता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, मान लीजिए अभी जो मेरा और आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, किसी के आने की वजह से मेरा और आपके इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं हम सुपर पोजिशन लॉ ऑफ चार्जेस। इंग्लिश में कहता है इसी बात को, ध्यान से सुनिएगा, कि इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो दूसरे चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है ना, वो हो ही रहा अपना। फिर कहता है यहां पे मान लीजिए 3 चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, बाहरी बैठे तो ये Q1 है, ठीक है, ये Q2 है, और ये क्या बताओ Q3। ठीक है, 3 चार्जेस है, और ये नेगेटिव चार्ज है। ये कैसा नेगेटिव चार्ज है, और ये कैसा बताओ पॉजिटिव चार्ज। एक Q1 और क्या बताओ Q2 है। हमारा बात समझ। तो बताओ ये 1 है और ये 2 है, फोर्स कैसा लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अलोंग द क्या, लाइन ज्वाइनिंग। तो ध्यान से देखिएगा, इसका लाइन ज्वाइन कर देते हैं। तो कहेंगे सर 2 जो है 1 को खींचेगी या दूर भगाएगी, क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस है तो क्या होगा यहाँ पे, अरे ये अट्रैक्ट करेगा ना, ये प्लस और माइनस क्या करेगा एक दूसरे को, पहला क्लास है ये अट्रैक्ट करेगी ना, पहला क्लास में पढ़ा है। तो क्या करेगा ये बताओ, अट्रैक्ट करेगा, तो इधर खींचेगा ये, मतलब Q2 क्या करेगी, इसको खींचेगी। तो फोर्स ऑन क्या बोलोगे 1 ड्यू टू 2 इधर आएगा, और Q1 इसको क्या करेगा बताओ, इधर खींचेगी। तो क्या होगा बताओ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 2 पे लगेगा। ये दोनों का इंटरेक्शन हो रहा अपना। आपको तीसरा एंट्री मारा, कौन मारा एंट्री बताओ, Q3। क्या मारी, Q3 मारी मान। तो यहां पे अब क्या होगा, एक और लाइन ज्वाइनिंग है, एक और क्या बताओ लाइन ज्वाइनिंग। अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, तो Q1 पे कौन अब ताकत लगाएगी बताओ, Q3। बोले आ जाओ इधर, तो क्या बोलेगा इसको, फोर्स ऑन क्या बोलोगे बताओ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। क्या इसके फोर्स लगाने से इस फोर्स पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस पे पड़ता है वो भी समझाएंगे। इधर भी ये भी इस पे क्या करेगा बताओ, ताकत लगाएगा। तो क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। आ रहा बात समझ में, लेकिन बोलो बैठने के लिए आ रहे हैं, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स 1 ड्यू टू 3, ये इधर लग रहा है, किधर लग रहा है, नेट फोर्स क्या होगा बताओ, इधर आएगा। बोलो बैठने के लिए नेट फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। लेकिन जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर है,
अभी भी उतना ही ताकत से खींच रहा है, इसको भी उतना ही ताकत से खींच रहा है, किसी दूसरे के आने से इस ताकत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, नेट पे पड़ जा रहा है। क्या हो रहा है बताओ? नेट फोर्स पे पड़ेगा फर्क। और साथ में ये दोनों क्या करेंगे बताओ? Q2 इसको क्या करेंगे? इसको इधर रिपेल करेंगे, इसको ये इधर। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। आ रहा बात समझ में? तो ये दोनों अपोजिट है। हम ये कहें कि 1 और 2 के बीच में जो ताकत लग रहा था पहले, 3 के आने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, नेट में क्या होगा? फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जो पहले था उतना ही लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि 2 चार्ज है, अगर हम पूछें पहले हवा में 2 चार्ज को हम रखे हुए, Q1 को और किसको बताओ? Q2 को। तो इस पे इधर ताकत लग रहा है, इधर लग रहा ताकत फोर्स 1 और ये फोर्स 2 है मान लो। अब इसी को उठा करके अगर हम पानी में लाकर रख दे, किसी मीडियम में लाकर रख दे, किसमें लाकर रख दिए? मीडियम में Q1 और Q2 उतना ही दूरी पे, तो क्या अभी फोर्स सेम लग रहा है या अलग लग रहा है? सेम लग रहा है। क्या लग रहा है बताओ? लेकिन नेट फोर्स क्या है बताओ? चेंज कर जाएगा। नेट फोर्स क्या कर जाएगा? क्यों चेंज करेगा, कैसे करेगा, वो भी जानेंगे हम लोग। क्या ये समझ में आया? सुपरपोजिशन लॉ क्या होता है? कि किसी एक चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, किसी तीसरे के आने की वजह से उस फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नोट। तो कहता है इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर चार्जेस। इंटरेक्शन जो हो रहा है 2 चार्ज के बीच में, वो इंडिपेंडेंट है किसके बताओ? अदर चार्जेस के। किसके बताओ? अदर चार्जेस के। अब कहता है, ये तो वही बात समझाती है। क्या कूलम लॉ सबको समझ में आ गया? क्या होता है कूलम लॉ? कूलम लॉ क्या कहता है बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ द फोर्सेस आर सेम, डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट। और फोर्स किधर लगेगा? अलोंग द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइंट। जब भी पूछेगा आपको ये बोलना है कूलम लॉ में, ठीक है? उसके बाद हम बताएं फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया बताओ? K Q1 by R स्क्वायर। K का वैल्यू कितना बताया बताओ? 9 × 10 का पावर 9। और यूनिट क्या बताया बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या बताएं? 8.85 × 10 का पावर -12। और यूनिट क्या बताएं? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? तो हम जो पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को भी उस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। नहीं कर तो मेहनत तो गुस्सा आएगा। अब जो टॉपिक है उसका नाम है परमिटिविटी। देखो जो पढ़ाते बार बार बोलते हैं हमको, ताकि तुम लोग को याद है। सुपरपोजिशन क्या होता है बताओ? ये भी क्वेश्चन है, बता दे रहे हम। ये सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ चुका है और दिखा देंगे क्वेश्चन हम कुछ ही दिन में। परमिटिविटी क्या बताओ? पर PRMITT होता है। परमिटिविटी क्या लिखा हुआ बताओ? परमिटिविटी। थक गए क्या? इधर में सीरियस खिलाफ जब होता है तो सब थक जाता है। यही ऑन द कैमरा नहीं रहेगा, ऑफ द कैमरा रहेगा। हाँ, मस्ती कर रहे हो तो मालूम है, ऑन द कैमरा नहीं कर रहे हो। परमिटिविटी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? परमिटिविटी। परमिटिविटी को हम दिखाते हैं एप्सिलॉन से। किसे दिखाते हैं? इसका स्पेलिंग है EPSILON। एप्सिलॉन क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। बोलो साथ में। इन वैक्यूम, वैक्यूम के लिए हम दिखाते हैं एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम के लिए हम क्या दिखाते हैं बताओ? ये है फॉर वैक्यूम के लिए। किसके लिए? VACC नहीं, VACWM वैक्यूम। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए दिखाते हैं? वैक्यूम के लिए। जैसे लाइट का स्पीड कितना होता है? C। किसके लिए? वैक्यूम। C का वैल्यू कितना? 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये C है। क्या ये? C है। अब कहता है यहां पे कि परमिटिविटी क्या है? बट परमिटिविटी इज सम अदर मीडियम इज रिप्रेजेंट बाय E। कोई अगर मान लो तुम वैक्यूम का परमिटिविटी दिखा रहे हो, सवाल भी आता है वैक्यूम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो बोलोगे एप्सिलॉन नॉट। और कोई अदर मीडियम, कोई तेल के लिए है ना, या कोई वाटर के लिए, या कोई भी ऐसा मीडियम आ सकता है, तो अदर फॉर अदर मीडियम के लिए हम दिखाएंगे क्या बताओ? एप्सिलॉन से। किससे दिखाएंगे? एप्सिलॉन से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एप्सिलॉन से दिखाएंगे। रिलेटिव परमिटिविटी यहां पे टॉपिक है, या फिर टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम दिखाते हैं ER से। कैसे दिखाते हैं? ER से। और इसका दूसरा नाम जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, इसी का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? बोलो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी का नाम बदल जाता है, कॉन्सेप्ट यही है, बस इसका नाम बदल कर रखा जाएगा। क्या बताओ? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या रखा जाएगा नाम? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका नाम रिलेटिव परमिटिविटी। अब कहता है यहां पे कि
रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? जैसे क्लास 9 में आपने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हम सारे सब्सटेंस के डेंसिटी को हम पानी के डेंसिटी से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। सारे सब्सटेंस के डेंसिटी को हम किससे कंपेयर करते हैं? बताओ, पानी के डेंसिटी से। तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। मान लीजिए कि आप सब्जी वाले के जाते हैं और सारे के सारे मास को तुम किससे नापते हो? उसके पास कोई एक वजन करने वाला होता है, कोई चीज, उससे नापते हो ना, तो वो रिलेट कर रहा है उससे। तो रिलेटिव का मतलब तुम किसी एक चीज को खास बना दियो और उससे तुम सारे चीजों को क्या करो? बताओ, मेजर कर लो। इधर ध्यान दो, किसी खास चीज को तुमने क्या किया? बताओ, बना दिया कि ये एक यूनिट है। अब उसी के हिसाब से तुम क्या करो? सबको कंपेयर कर रहे हो। तो रिलेटिव उसी को कहते हैं। जैसे मान लो इस क्लास में किसी को नहीं पता किसका वेट कितना है, तो हम मान लेंगे सबसे हल्का लड़का यहाँ पे कोई होगा या कोई बच्चा आ गया। अब रिलेट करेंगे कि यहाँ पे मान लो कोई एक बच्चा है जिसका नाम है आसिफ। अब आसिफ है सबसे छोटा। अब उससे समझो कि ये लड़का जो है आसिफ से 4 गुना बड़ा है। 4 गुना क्या है? मतलब ज्यादा मास है उसका। तो ये इसका कैसा मास हो गया? रिलेटिव मास। कैसा मास हो गया? रिलेटिव मास। उसी तरह यहाँ पे समझाया जा रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो किसी का भी परमिटिविटी ले लो और वैक्यूम से उसको क्या कर लो? कंपेयर कर लो। कैसे कर लो? वैक्यूम से। यानी कि हम लिखते हैं ER बराबर E बाई E नॉट। E बाई क्या बताओ? E नॉट। यानी कि कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी बराबर रिलेटिव, बात नहीं करो, रिलेटिव परमिटिविटी बराबर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोले? बोलो, परमिटिविटी बोलो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन, बोलो, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या बोलोगे? वैक्यूम। वैक्यूम से आप क्या करेंगे? उसको बताओ, कंपेयर कर देंगे। अब यहां पे अगर बात करें हम कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, अगर हम ध्यान से समझ में आ रहा आप लोगों को कि नहीं आ रहा? इसका अगर यूनिट पूछे, यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, तो क्या बोलेंगे? यूनिटलेस। क्या बोलेंगे? यूनिटलेस। क्यों बोलेंगे बताओ? क्योंकि इसका भी यूनिट क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे इसका भी यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होता है? इसका एप्सिलॉन का यूनिट क्या होता है बताओ? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसमें भी वही लिखिएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नीचे भी लिखिएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो पूरा क्या होगा बताओ? कट जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? यूनिटलेस। क्या बोलते हैं? एंड साथ में क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस। क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है बताओ? यूनिटलेस है और क्या साथ में? डायमेंशनलेस। अरे बात समझ में? तो फिर से क्लियर कर दे रहे एक बार, छोटा सा बात है। परमिटिविटी पढ़ रहे, परमिटिविटी को क्या याद रखना वो सुनना बस मेरी जुबान से। परमिटिविटी इसको हम दिखाएंगे एप्सिलॉन से। वैक्यूम के परमिटिविटी को हम दिखाएंगे एप्सिलॉन नॉट से। किसी मीडियम के परमिटिविटी को दिखाएंगे एप्सिलॉन से। फिर बात करते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। इसका अगले चैप्टर में दूसरा नाम पड़ जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम दिखाते हैं ER से, स्मॉल r, ER पढ़ते हैं इसको हम, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका फॉर्मूला होता है ER का कि किसी मीडियम का परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसी बात को अंग्रेजी में लिखा गया है, इसी बात को रिलेटिव परमिटिविटी बराबर